Friends, today in this episode we are going to discuss our poem number 3, The Voice of the Rain. Standard 11, subject English, poem number 3, The Voice of the Rain. Poet is Walt Whitman. So first of all, we will discuss the central idea of the poem. The poem, The Voice of the Rain by Walt Whitman signifies the eternal role that the rain plays in nurturing, quenching and purifying the various elements of the earth. तो हमारे जीवन में जो बारिश का महत्व है, वर्षा ऋतु का महत्व है, इनको बताते हुए यहाँ पर सेंट्रल थीम में ये पूरी पोएम लिखी गई है. हमारे वेद और उपनिषद में भी वरुण देव को प्रार्थना करते हुए बहुत सी ऋचाएं लिखी गई है. उनका महत्व समझाते हुए बहुत सी बातें लिखी गई है. यहाँ पर भी द वॉइस ऑफ द रेन का सेंट्रल थीम भी कुछ ऐसा ही है. द रेन रिटर्न्स द फेवर टू इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम वेयर इट राइजेस अनसीन फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द वाटर एंड फ्रॉम द लैंड. The rain itself is explaining to the reader about its origin, work and its cyclic movement. A comparison has also been drawn between rain and the music, as both of them make the world more lively and return to their place of origin after fulfilling their purpose. तो यहाँ पर बारिश का, रेन का, उनका तो महत्व बताया ही है. इसके साथ जो एक म्यूजिक वो प्रोड्यूस करते हैं, क्रिएट करते हैं, जब छत के ऊपर या तो रूफ के ऊपर जब वो पानी गिरता है तो टप 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 इनकी आवाज आती है और इनके साथ ही म्यूजिक भी एक क्रिएट होता है. बारिश में से ज्यादातर लोगों को बहुत ही अच्छे लगने वाले सीजन में से एक बारिश, रेनी सीजन रहती है. तो यहाँ पर इनको लिखने का प्रयास किया है. बहुत से पेंटर, जो कवि, लेखक, आर्टिस्ट, सभी को इस ऋतु के अंदर, इस सीजन के अंदर बहुत कुछ क्रिएट करने का मन होता है. तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही इंस्पिरेशन के साथ लिखी गई इस पोएम. पोएट इज वॉल्ट विटमैन. सो लेट अस मूव टू द टेक्स्ट बुक. द फर्स्ट स्टैंजा वी आर डिस्कसिंग हियर, द स्टैंजा, इट्स एक्सप्लेनेशन एंड द डिफिकल्ट वर्ड्स. फर्स्ट स्टैंजा. एंड हु आर्ट thou, said I to the soft falling shower, which, strange to tell, gave me an answer as here translated. I am the poem of earth, said the voice of the rain. तो जब बारिश गिरती है, पोएट सहजता से पूछते हैं कि आप कौन हो. तो जो जवाब मिलता है, जो आंसर मिलता है, जो रिप्लाई आती है, तो वो कह रहे हैं कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ. वो कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी का काव्य हूं. और वास्तव में ही ऐसा ही कुछ प्रदान है. डिफिकल्ट वर्ड यहाँ पर है धाव. धाव माने यू. ओल्ड इंग्लिश के अंदर यू से प्रयोजन किया जाता था. सॉफ्ट फॉलिंग माने ड्रॉपिंग सॉफ्टली. शोवर, shower माने raindrops when they fall continuously on earth. shower.
Explanation. The poem begins with the poet asking for the identity of the soft falling rain shower. Much to the surprise of the poet, the rain replies to his question, which the poet translates for his readers. The rain, in its own voice, tells the poet that she is the poem of this earth. The rain is trying to say that as much or poetry gives pleasure to the human beings, the rain gives happiness to the mother earth. जितना काव्य है वो सुनने से, पढ़ने से, गुनगुनाने से मनुष्य को अच्छा लगता है, ऐसा ही ये रेन बता रहे हैं कि हम इस पृथ्वी के गीत है, इसके काव्य है। उतना ही अच्छा लगता है जब हम बारिश कहती है कि जब हम गिरते हैं तो हम गिरते हैं तो पृथ्वी को इतना ही अच्छा लगता है जैसे कि कोई काव्य का गान वो सुन रहे हैं। तो हम पृथ्वी के काव्य है। सेकंड स्टांजा। Eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea, upward to heaven, whence vaguely found, altogether changed and yet the same. पूरी अपनी प्रोसेस है वो यहां बताने का प्रयास किया है। जो डिफिकल्ट वर्ड्स यहां पर आए, इटर्नल माने एवरलास्टिंग, इम्पैल्पेबल माने अनेबल टू बी फेल्ट बाय टचिंग, जिसे महसूस कर सकते हैं मगर स्पर्श करके हम वी कैन नॉट फील। बॉटमलेस वेरी डीप, अपवर्ड टॉवर्ड्स ए हायर लेवल, वेंस फ्रॉम वेयर, vaguely means unclearly, formed means made into a specific shape or form. Let us understand the stanza number 2. Here the poet says that the rain is an internal process, that is the eternal process, continuous process, but it takes different form at different times. It rises from the land and the deep sea in the form of intangible water, vapor, and goes up to the sky. There it takes an indistinct shape in the form of clouds. तो जैसे साइंस के अंदर आप बढ़ गए, पूरी जो प्रक्रिया है समुद्र के ऊपर, नदी के ऊपर, जहां जहां जल है, इसके ऊपर जब सूर्य का तापमान बढ़ता है, प्रकाश पड़ता है, धीरे धीरे वो पानी है वो बाष्पीभवन होता है और आसमान में जाता है, फिर वो क्लाउड के रूप में बनता है और जहां घने जंगल रहते हैं, जहां वृक्ष रहते हैं, वहां फिर वो वहां पर गिरने लगता है बारिश के रूप में। माने पूरी वो साइकिल इसी तरह चलती है जो हम साइंस के अंदर भी पढ़ चुके और हमें पता भी है। तो वो ये प्रोसेस पूरी अपनी बता रहे हैं। Although it changes in its form or shape, its core matter remains the same, since vapor and clouds contain water, they can get transformed into the other. The words impalpable and eternal indicates that nature is not fully understood and some part of it always remains beyond our reach. तो वैसे प्रकृति को हम सिर्फ जानने का प्रयास कर सकते हैं, प्रकृति को हम पूर्णतः जानते ऐसा हम कभी नहीं कह सकते, और यदि हम कहते हैं तो हम वहां पर गलत पुरवार होते हैं, क्योंकि प्रकृति है वो स्वयं ईश्वर की निर्माण की गई है और ईश्वर की रचना के ऊपर हम
पूर्ण रूप से ज्ञानी है ऐसा हम नहीं बता सकते, क्योंकि पूर्ण ज्ञानी तो सिर्फ ईश्वर ही हो सकते हैं। तो यहां पर यही बताने का प्रयास भी वो स्वयं रेन ने किया है, क्योंकि वो वन ऑफ द तत्व, पंच तत्व है, जैसे अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। वो स्वयं हम वेद के अंदर हम इनको गॉड के रूप में कंसीडर करते थे। तो स्वयं प्रकृति, स्वयं इस तत्व, स्वयं ये जो ईश्वर के रूप में जिसे हम मानते, वही ये बता रहे हैं कि आप पूर्ण रूप से हमें डिस्क्राइब नहीं कर सकते, हमें समझ नहीं सकते। थर्ड स्टैंजा, I descend to lave the draughts and atoms, dust layers of the globe, and all that in them without me, where sits only latent unborn. तो जब पृथ्वी का जल बाष्पीभवन होकर बारिश बनता है और बारिश बनकर जब वो वापिस आता है, और तब वो जो सीड्स यहां पर हमारे फार्म के अंदर, एग्रीकल्चर लैंड के अंदर जो है, वो पूर्ण रूप से खिलने का प्रयास करते हैं। तो हमारे बिना ये पूरी प्रकृति है, पर्यावरण है, वो अधूरा है। हम ही है कि उनको चेतन देते हैं, हम ही है कि उनको जीवन देते हैं, हम ही इस प्रकृति को फिर से हम नया बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, डिसेंड माने मूव और फॉल डाउन वर्ड्स, लेव माने वॉश, ड्रॉट्स ड्राई स्पेल्स, एडमाइज वेरी टाइनी पार्टिकल्स, ग्लोब अर्थ, और लेटेंट मीन्स द डोरमेट, इनएक्टिव। तो यहां पर ये थर्ड स्टैंजा के अंदर जो पोएट कहने का प्रयास कर रहे हैं, द इंटेंशन ऑफ द पोएट इज वेरी क्लियर हियर। ही सेज दैट द रेन ड्रॉप्स पोर डाउन फ्रॉम अबोव टू वॉश अवे ड्रॉट्स एंड डस्ट लेयर एनवलपिंग अर्थ। It satisfies the thirst of the dry earth and heals everything that is degrading and is lying lifeless. The showers remove the dust particles and make earth clean and green. तो जो वो जल गिरता है बारिश बनकर, वो इस पृथ्वी को फिर नया रूप देने के लिए आता है। वो आकर पूरा वॉश करता है। वो जल है, वो बारिश है, वही ये कार्य कर सकते हैं, ये मनुष्य नहीं कर सकते। तो प्रकृति की ये बहुत बड़ी गिफ्ट है। वास्तव में ये काव्य है। पृथ्वी स्वयं वो बारिश की प्रतीक्षा करती है, और जब वो बारिश गिरता है तो वो जैसे काव्य सुनते हैं, इसी तरह वो आनंद उठाते हैं। और वही जो नूतन है, कोई कवि ने बहुत ही अच्छी लाइन बताई है, जो नूतन है वो नित्य नूतन है। जो नवीनीकरण हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो ऑलवेज एक्सेप्टेबल रहता है, और वही चेंज है, और चेंज इनएविटेबल रहता है, वो हमें एक्सेप्ट ही करना पड़ता है। तो यहां पर ये जो थर्ड स्टैंजा, नाउ द रेन ऑल्सो हेल्प्स इन द germination of seeds which were lying dormant due to a dry spell. तो जैसे लैंड के अंदर, जमीन के अंदर जो दटे हुए, सोए हुए सीड्स से, वो बारिश आने की वजह से ही वो अपना जीवन का नया आस्वाद लेने के लिए वो तैयार होते हैं। तो ये बारिश ही है कि जो इनके जीवन में नया रूप देते हैं। फोर्थ एंड द लास्ट स्टैंजा, एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन
and make pure and beautify it. Means, for song, issuing from its birth, place, after fulfillment, wandering, erect or unwrecked, duly with love returns. तो ये पूरी प्रोसेस है जो पृथ्वी से, जो समुन्द्र से वो उनकी प्रक्रिया शुरू होती है और फिर से वो पृथ्वी के अंदर वापस आकर गिरते हैं और जहां गिरते हैं वहां नूतन जीवन देने का वो प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो नए वर्ड्स आपको सुनने को देखने को मिले, ओरिजिन माने सोर्स, ब्यूटिफाई ब्यूटीफुली माने मेक ब्यूटीफुल, ब्यूटिफाई माने ब्यूटीफुल बनाना, सुंदर बनाना, इश्यूइंग माने ओरिजिनेटिंग और स्टार्टिंग, फुलफिलमेंट माने कॉम्प्लीमेंटिंग द साइकिल, वॉन्डरिंग माने मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, रॉक्ड माने कैर्ड अबाउट, अनरेड माने uncleared for, duly it means rightly. Now better to understand the perspective of the poet for this fourth and the last stanza. The rain is involved in a continued process of giving life on earth by providing water dormant seeds and making the earth more beautiful and full of greenery. Rain helps in enchanting the beauty of earth, as in the absence of water everything turns dull or lifeless and thus accumulates everywhere. तो वैसे जल है तो जीवन है, पूरी प्रकृति का एक अभिन्न अंग है और जल जहां है वहां ही मानव संस्कृति बसी थी, निखरी थी, उभरी थी और वहां ही उनका डेवलपमेंट हुआ। जहां जहां पानी है वहां वहां संस्कृति बसी। आप सोशल साइंस के अंदर अच्छी तरह से पढ़ गए। और जहां पानी नहीं वहां संस्कृति बची नहीं, वहां अपना अस्तित्व टिकाना बहुत मुश्किल हो गया। The last two lines are the poet's own words and his reflections upon the answers given by the rain. The poet observes that the life of rain is similar to that of a song. A song or poem is creativity at its best. It has the power to calm, heal, regional, transform, and thrill. In the same way, repeated evaporation and condensation purifies the rain. The entire environment gets drenched in the rain. Dust particles settle down and there is greenery everywhere, which makes the whole earth beautiful to look at. The poet therefore draws a parallel between rain and music, as both have rhythm and ability to thrill. Both of them beautify the life. तो यहां पर ये जो संगीत बनता है बारिश से, वो भी जीवन को आनंद देने वाला है। और जो बारिश गिरता है और नया जीवन बनता है, प्रकृति निखर उठती है, तो वो भी एक हमें आनंददायक है। तो यहाँ पर वॉल्ट विटमैन हमारे जो पोएट हैं, इन्होंने बारिश के इम्पोर्टेंस को बताने का प्रयास किया है। बारिश के जो फंक्शंस है, उनके रोल्स एंड ड्यूटीज है, उनकी एक्टिविटीज है, उनकी पूरी प्रोसेस है, इनको बताने का यहाँ पर प्रयास किया है। सो यहाँ पर फर्स्ट एपिसोड के अंदर हमने सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एंड ऑल द 4 स्टांजास माने पूरी पोएम को समझने का प्रयास किया है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम फिगर ऑफ स्पीच
इन डिवाइसेस को, और इसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर की चर्चा करेंगे। ओके, हैव अ नाइस एकेडमिक ईयर। थैंक यू।